बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आपकी सेहत में मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर मंसूर नूरानी। नाजरीन, यरकान जिसे उर्फ़ आम में यानी आम ज़बान में पीलिया और मेडिकल साइंस में जॉन्डिस कहते हैं, ये कितना ख़तरनाक और मुहलिक मर्ज़ है, ये कब और क्यों और कैसे हमें लाहक होता है, इसके बचाव की तदबीरें क्या हैं और इसका इलाज क्या है, ये सब जानने के लिए आज हमने अपने स्टूडियोज़ में इसी शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले जिन डॉक्टरों को मदऊ किया है वो हैं जनाब कंसल्टेंट गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट डॉक्टर गुलामुल्लाह लैल और उनके साथ तशरीफ़ फरमा है कंसल्टेंट गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट डॉक्टर हसन मेमन साहिब। आप दोनों मेहमानों की आमद का शुक्रिया। तो आइए नाजरीन, प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं और पूछते हैं डॉक्टर गुलामुल्लाह लैल से कि ये जॉन्डिस होता क्या है, ये कोई मर्ज़ है या अलामत, और अगर अलामत है तो किन बीमारियों की अलामत है और ये कब और क्यों कैसे हमें लाहक होता है। जी डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी, जॉन्डिस बेसिकली एक मर्ज़ नहीं है, एक डिज़ीज़ नहीं है, ये एक अलामत है और ये मुख्तलिफ़ बीमारियों में ज़ाहिर होती है। ज़ाहिर है इसमें हमें जो है जिगर से रिलेटेड सारी बीमारियां होती हैं, तो बाज़ दफ़ा लोग इसको जो है आम लोग इसको समझ बैठते हैं कि एक बीमारी है, जबकि ये बीमारी नहीं है, मुख्तलिफ़ बीमारियों की अलामत है। अब वो बीमारियां क्या हैं, उनमें इन्फेक्शंस भी हो सकते हैं, उनमें खुदा ना ख़वास्ता जिगर या पित्ते की पथरी या पित्ते की नाली की पथरी भी हो सकती है, कोई रुकावट भी हो सकती है, इवन कैंसर भी हो सकता है। तो ज़ाहिर है कैंसर एक ख़तरनाक और मौलिक मर्ज़ है, तो हमें ये पहचानना और ये फ़र्क करना कि ये जॉन्डिस क्यों है, इसकी बेसिक वजह क्या है और इसको किस तरह से हमें रोकना है, ये एक बहुत बड़ी और तवील डिस्कशन है जिसको हम सम अप करने की कोशिश करेंगे। अब होता ये है कि जॉन्डिस जो उमूमन ज़्यादातर लोगों को होता है वो वायरल हेपेटाइटिस से होता है। अब वायरल हेपेटाइटिस की भी कई अक़साम हैं, जिनमें से हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस डी, ई, और जिनमें ए और ई उमूमन पानी और पानी वाली गंदे पानी से ही लगता है, और बी, सी और डी जो है ये उमूमन खून और आलूदा खून लगने की वजह से लगता है। आया वो हमने जो है वो कहीं शेव बनवाई है वहाँ से लगा है, हमें ब्लड ट्रांसफ्यूज़ किया था वो अगर मुस्तनद जगह से नहीं लिया था तो हो गया है, या कोई और खून आलूद चीज़ जो कि जैसे कि लोग बहुत सारी इंजेक्शन्स लगवा लेते हैं या जो कि रिपीटेड वही चीज़ दोबारा इस्तेमाल में आई हो तो उसमें लग सकता है। ये हो गए हेपेटाइटिस वायरल हेपेटाइटिस में। लेकिन वायरल हेपेटाइटिस के अलावा ऑटो इम्यून डिजीज़ हो सकती हैं जो कि अपनी क़ुव्वत मुदाफ़त अपने ख़िलाफ़ काम कर रही हो, यानी ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस हो रहा है, या फिर जो है ऐसा है कि पित्ते में पथरी है वो रुकावट कर रही है, या पित्ते की नाली जिसे हम अपनी मेडिकल टर्मिनोलॉजी में कॉमन बाइल डक्ट कहते हैं, अगर उसमें रुकावट आ रही है, पथरी उसमें आके गिरी है, वो रुकावट कर रही है, तो उसकी वजह से जॉन्डिस यानी पीलिया हो सकता है। तो जब ये पीलिया होता है कि कॉमन बाइल डक्ट की रुकावट की वजह से हो रहा है, तो उमूमन इस पीलिया में ख़ारिश होती है, दर्द होता है। अब पीलिया को जो है हम मज़ीद जॉन्डिस को पेनलेस जॉन्डिस एंड पेनफुल जॉन्डिस में डिवाइड करते हैं। अब पेनफुल जॉन्डिस जो है वो एक्यूट हेपेटाइटिस में होता है यूजुअली, या ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस में होता है। ऑब्स्ट्रक्टिव यानी अभी जो मैं बता रहा था कि कॉमन बाइल डक्ट यानी पित्ते की नाली में अगर कोई पथरी हुई तो उसकी वजह से अगर ब्लॉकेज है, या फिर जो है वो पित्ते में पथरी है जो कि सोजिश कर रही है उसकी वजह से ब्लॉकेज है, तो ये जो अलामतें हैं इसमें जॉन्डिस तो होगा ही होगा, लेकिन साथ में ख़ारिश और भी अलामत होंगी और ये पेनफुल होगा। इसी तरह से एक्यूट हेपेटाइटिस में भी पेनफुल जॉन्डिस होता है, लेकिन जैसे अपनी क़ुव्वत मुदाफ़त की वजह से हो रहा है, या क्रॉनिक है, या कुछ मेटाबॉलिक डिजीज़ होती हैं। मेटाबॉलिक डिजीज़ जैसे कि हमारी जिस्म में मुख्तलिफ़ एलिमेंट्स होते हैं उनकी रद्दोबदल हो जाए, जैसे आयरन एक्स्ट्रा हो रहा है तो हेमोक्रोमेटोसिस हो जाता है, जैसे कॉपर अगर लिवर में एक्स्ट्रा हो जाए तो विल्सन डिजीज़ हो जाती है, तो ये मेटाबॉलिक डिजीज़ है। इसी तरह से ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज़ है, उसमें भी ये होता है कि ग्लाइकोजन एक जो कि कंपोनेंट है हमारी नशो नुमा का, वो अगर एक्स्ट्रा
जिगर में आ जाए तो वो भी जॉन्डिस कर सकता है। डॉक्टर हसन मेमन, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि इन्होंने जितनी चीज़ें बताई, जी इसके अलावा ब्लड डिस्ट्रक्शन की वजह से, रेड सेल की डिस्ट्रक्शन की वजह से, हेमोलिटिक डिजीज़ जिसको कहते हैं, उसकी वजह से भी जॉन्डिस होना मुमकिन है? जी बिल्कुल, जैसे अभी इन्होंने बताया जॉइंटिस के बारे से, जॉइंटिस कहते किसे हैं? जॉइंटिस कहते हैं कि जो आंखों का जो सफ़ेद हिस्सा है उसका पीलापन होना, या आपके जिल्द का जो है वो जर्द हो जाना, इसे जॉइंटिस कहा जाता है। या जो पेशाब को जो है वो पीला रंग होना। तो ये इससे मुख्तलिफ वजूहत है, जिसमें से एक पीला वजूहत ये भी है। पेशाब तो रूटीनली होता है ना, लेकिन इसका क्या कलर चेंज हो इसमें जाता है, थोड़ा सा डार्क हो और जाता है? मज़ीद थोड़ा डार्क हो जाता है इसमें मज़ीद, स्पेशली जब ऑब्स्ट्रक्टिव जॉइंटिस हो तो उसमें और मज़ीद डार्क हो जाता है। इसमें होता क्या है, बेसिकली जो है वो सफरा जो होता है हमारी बॉडी में, जो जिगर के मर्ज़ की वजह से सफरा आपको जो प्रॉपर्ली वो कंजुगेट नहीं हो पा रहा होता, और उस वजह से जो है ये ब्लड में भर जाता है ये, जिस वजह से और जो जिस्म का रंग है वो पीला शो करता है ये, जिसे हम जॉइंटिस भी कहते हैं इससे। तो इसके मुख्तलिफ अक़साम होती हैं, प्री हेपेटिक, हेपेटिक और पोस्ट हेपेटिक। प्री हेपेटिक यानी कि जो जिगर का मर्ज़ राख नहीं होता है, जिगर से पहले ही अगर सफरा किसी भी वजह से बढ़ जाए, जैसे जो खून की डिस्ट्रक्शन हो रही है, ब्लड सेल्स की खुलियात बन ना पा रहे हो या टूट रहे हो बहुत ज़्यादा, तिल्ली में बहुत ज़्यादा टूट रहे हैं, तो उसमें जो है ये आपका जो है वो सफरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और ये इस तरह की अलामत दे सकता है। जिस तरह से आपकी जो मलेरिया हो गई, मलेरिया में बहुत ज़्यादा ब्लड सेल ब्रेक डाउन होते हैं। बहुत सारी खून की बीमारियाँ हैं, थैलेसीमिया हो गया, उनमें भी आपको जो है ये पीलिया आपको नज़र आता हो सकता है। इसी तरह अगर जो जिगर की खुद बहुत सारी हैं, जैसे वो डॉक्टर गुलाम उन्होंने बताई, ये भी बहुत सारी बताई। बहुत सारी हैं। वायरल हेपेटाइटिस हो गई, इसमें जो ऑटोमिन हो गई, विल्सन डिजीज़ हो गई, मेटाबॉलिक हो गई, ठीक है। इनके अलावा जो है वो जो पोस्ट हेपेटिक जो बात कर रहे हैं, जो उसमें ऑब्स्ट्रक्टिव जॉइंटिस कहते हैं, जिसमें जो आपकी जो पित्ते की जो पथरी होती है वो पित्त की नाली में फंस जाएगा, या जो ऐसी कोई बीमारी जो पित्त की नाली को ब्लॉक कर रहा हो, तो उससे भी आपको जो पित्त है या जो सफरा कहते हैं, पेनक्रियास की कोई बीमारी हो बिल्कुल या बिल्कुल कार्सिनोमा हो तो उसकी वजह से बिल्कुल, जब लबलबा या पैंक्रियास जो बढ़ता है तो उस वजह से वो जो पित्त की नाली है उसको ब्लॉक कर देता है वो, जिस वजह से जो है कुछ जो है वो सफरा। ड्रग इंड्यूस भी होती है जॉन्डिस? बिल्कुल, ड्रग इंड्यूस बहुत सारे हैं, जो ड्रग्स बेसिकली जो इफेक्ट करते हैं डिफरेंट, या तो ब्लड सेल्स पे इफेक्ट करें या आपकी जिगर पे इफेक्ट करें। तो ऐसी कंडीशन में भी जो है ना आपकी पीलिया आपको बढ़ सकता है आपका। और वो ड्रग्स जो हैं, एक तो हम नॉर्मल जो एलोपैथिक ड्रग्स यूज़ कर रहे होते हैं, उनके भी कुछ साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं कुछ ड्रग्स से, स्पेशली जो कैंसर कीमोथेरापेटिक ड्रग्स होती हैं, मीथोट्रेक्सेट हो गई, ये इस तरह की जो ड्रग्स होती हैं उनका बहुत साइड इफ़ेक्ट होता है उनका। या स्पेशली जो हकीमी दवाएं या जो यूनानी दवाएं जो लोग इस्तेमाल करते हैं, उनसे भी हमारे पास जो मरीज़ आते हैं उसमें एक्यूट लिवर फेलियर के साथ आ रहे होते हैं। उसमें जिगर का डैमेज इतना हद तक हो चुका होता है कि उसमें जो है बहुत दफ़ा हमें लिवर ट्रांसप्लांटेशन भी करना पड़ जाता है, वो जिगर काम ही नहीं कर रहा होता उनका। तो अच्छा, इनकी अलामतों में उल्टी होना ज़रूरी है कि कुछ लोगों को उल्टी भी नहीं होती है? अच्छा, ये बेसिकली जो है ना अक्यूट क्रॉनिक हेपेटाइटिस, दो तरह के हेपेटाइटिस है। अक्यूट आपको ये होता है वो जो हेपेटाइटिस ए और ई ये करवाते हैं, उम्र आपको एक्यूट हेपेटाइटिस करवाते हैं, जो कि शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम आते हैं, और ये शॉर्ट पीरियड टाइम में सेल्फ लिमिटिंग यूजुअली ख़त्म हो जाते हैं। तो इनमें जो है अलामत होती हैं कि पेट में दर्द होता है और साथ में उल्टियाँ भी लग जाती हैं। लेकिन जो क्रॉनिक हेपेटाइटिस की बात करते हैं, उनमें जो हेपेटाइटिस बी और सी, उनमें उमूमन सिम्टम नहीं, उस तरह के सिम्टम नहीं आते वोमिटिंग वगैरह। उसमें हल्के फुल्के सिम्टम होते हैं, लाइक हल्का फुल्का पेट में दर्द होना, जॉइंट्स पेन होना, जोड़ों का दर्द पेन रहना। होता है इसमें? जी, जोड़ों का दर्द भी उसमें हो सकता है। फ्लू लाइक सिम्टम हो सकते हैं उसके अंदर, थकावट होना, लेथार्जिक रहना उसमें। तो इस तरह के सिम्टम उसमें रहते हैं, लेकिन और वो देर पा होते हैं और ऑलमोस्ट 6 मंथ तक, और उसके आगे भी चलते रहते हैं। मज़ीद जब कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाएँ तो उसमें फिर उल्टी, खून की उल्टी भी आ सकती है इसमें, जो उसकी कॉम्प्लिकेशन की शक्ल में सामने आते सर्दी से हैं। बुखार आ सकता है इसमें? इसमें सर्दी के साथ भी बुखार आ सकता है, लेकिन उम्र आता है, लेकिन सर्दी के Acute साथ में आ आता है। सकता है। एक्यूट हेपेटाइटिस में acute तो आ में आ सकता है, क्योंकि जो उसमें ब्लड सेल्स भी इसमें ब्रेक डाउन हो रहे होते हैं, तो उसमें आ सकता है बिल्कुल। तो डॉक्टर गुलामुल्लाह साहब, मैं आपसे पूछूंगा कि ये इसमें कौन सी टाइप की, जो आपने हेपेटाइटिस की बताई थी 5-6 वैरायटी, जी जी। इसमें ए, डी और ई को ख़तरनाक नहीं समझा जाता, इसकी क्या वजह है? असल में होता ये है कि डी अकेले से, हेपेटाइटिस डी क्योंकि वो एक डिफेक्टिव वायरस है, वो अकेले से इन्फेक्ट नहीं करता। जब तक कि किसी को हेपेटाइटिस बी ना हो,
अब ये है कि अच्छी बात ये है कि हेपेटाइटिस बी के लिए हिफाजती इंतज़ामात यानी वैक्सीन मौजूद है। अब EPI प्रोग्राम के तहत तकरीबन हर बच्चे को हेपेटाइटिस बी का हिफाजती टीका लगाया जाता है और हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन आहिस्ता आहिस्ता लोगों के अंदर उसकी नॉलेज आती जा रही है और वो लगवा भी रहे हैं। और इस तरह से जब हेपेटाइटिस बी नहीं होगा तो हेपेटाइटिस डी नहीं होगा, तो इसलिए थोड़ा सा ये कम ख़तरनाक समझा जाता है। और दूसरी बात, जो हेपेटाइटिस ए और ई ये उमूमन एक्यूट कराते हैं और क्रॉनिक फेज़ में नहीं जाते। चूँकि ये क्रॉनिक फेज़ डेवलप नहीं करते तो जो कॉम्प्लिकेशंस जो क्रॉनिक लिवर डिजीज़ की होती हैं, यानी कि सिरोसिस हो जाना, जिगर का सिकुड़ जाना, तिल्ली का बढ़ जाना, पेट में पानी भरना, ये चीज़ें नहीं होती। तो इसलिए ये रिलेटिवली बेहतर है। लेकिन जो चीज़ याद रखने की है, जो समझने की है, वो ये है कि हेपेटाइटिस ई खुदा न ख्वास्ता अगर हामला ख़वातीन को होता है तो उनके लिए जानलेवा हो सकता है। और इसी तरह से हेपेटाइटिस ए किसी ऐसे शख्स को हो रहा है जिसकी इम्यून सिस्टम डिफेक्टिव है फॉर व्हाटसोएवर रीज़न। वो इम्यून सिस्टम किसी केमोथेरेपिक मेडिकेशन की वजह से भी डिफेक्टिव हो सकती है, उसके लिए भी ख़तरनाक है। उसके लिए भी ख़तरनाक है। या फिर इम्यून सिस्टम किसी और दवाई की वजह से डिफेक्टिव है कि किसी और मर्ज़ की वजह से दवा ले रहा है और अब जो है उसको हेपेटाइटिस ए हुआ है तो वो जानलेवा हो सकता है। तो हमें ये एहतियात करना है। और फिर हेपेटाइटिस ए और ई में हमेशा से ये भी सोचते रहना है कि पानी जितना साफ़ और बेहतर पिएंगे तो उससे हम प्रिवेंट कर सकते हैं। तो ये और एक बेहतर जी, इसमें एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगा। हेपेटाइटिस ए जो है वो उम्मन बच्चों में ज़्यादातर पाया जाता है। बच्चे जो आते हैं इसलिए हेपेटाइटिस एब्डोमिनल पेन के साथ आते हैं और वोमिटिंग के साथ आ रहे होते हैं फिर, तो उनमें लाइकली हेपेटाइटिस ए के चांस ज़्यादा होते हैं। जब ये बड़े हो जाते हैं तो फिर इसमें आप कह लें कि इसमें 70 to 80% खुद ही इसमें हेपेटाइटिस ए से इन्वॉल्व हो चुके होते हैं। बाज़ लोगों में तो सिम्टम आते भी नहीं हैं, उसे वो खुद ही इसमें इम्यूनिटी डेवलप कर लेते हैं उसमें। तो उसमें ये बिल्कुल सही बताया कि इसमें आप पानी स्पेशली पाकिस्तान में जिस तरह से हम लोग रह रहे हैं, इसमें पानी का साफ ना होना हमारे लिए बहुत ज़्यादा वो नुकसानदेह बोला है। तो इसके लिए पानी में तो अपने हर मरीज से कहता हूँ कि आप पानी जैसा भी उबाल के पानी भी, भले आपको साफ दिख रहा है आपको ऊपर से, लेकिन आपको उबाल के पानी पीना है आपने। तो इस तरह से आप ये जो मर्ज़ हैं इनसे आपको बचा जा सकता है। तो ए और ई जो है वो ज़्यादातर पानी की वजह से, ये पानी की वजह से या गंदा खाना खाने से। जो किसको कहेंगे आप, जो फुटपाथ पे हमारे ठेले वाले बेचते हैं, Exactly. आलू छोले वगैरह और चाट वगैरह इस तरह की एग्जैक्टली बिल्कुल। ये जो ठेले बेचते हैं जो छोले की चाट और ये पानी पूरी वगैरह, लेकिन बाद दफ़ा ऐसे भी होता है बड़ी बड़ी होटलों पर जाएँ, बड़े बड़े नाम होते हैं लेकिन एक दिन पुराने खाने रखे हुए हैं और वो सुन दीजिए तो उसमें फिर दे कैन लीड टू एक्यूट हेपेटाइटिस ए। लाइक आप अभी जो रिसेंट जो इवेंट हुआ था सीव्यू के पास, जो एक चिंकी मिकी के पास कोई होटल है, उन लोगों ने वहाँ पे जो है कोई खाना दिया है और उसके बाद जो है वो दोनों बच्चे जो उसमें वो एक तो कंडीशन क्रिटिकल हो गई थी और एक एक्सपायर हो गया था। गॉड नोज बेटर कि वो क्या हुआ, बट दिस कैन हैपन टू एनी टाइप ऑफ होटल। तो आपने जो है वो एहतियात रखनी है, आपने देखना है आप कहाँ पे जा रहे हैं, किस तरह का खाना है और पानी किस तरह का मिल रहा है। तो उन चीज़ों से आपने एहतियात करके इन चीज़ों से बचा जा सकता है। अच्छा, मैं ये पूछूंगा आपसे कि एक किसी आम इंसान को जॉन्डिस हो जाता है तो वो घर पे ही अपना इलाज शुरू कर दे या किसी डॉक्टर के पास जाए, टेस्ट वेस्ट करवाए जब पता चल जाए कि उसे आपने ये है? बहुत या अच्छा सवाल किया, क्योंकि लोग घर बैठ जाते हैं अपना इलाज शुरू कर देते हैं अपनी तरफ से। बहुत अच्छा सवाल किया है आपने, क्योंकि बाज़ दफ़ा लोगों के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो फ़िक्स हो जाते हैं। वो फ़िक्स होने की कुछ वजूहत हैं, जैसे एक्यूट जो हम बार बार कह रहे हैं एक्यूट, इसका मतलब है कि जल्दी से हो जाने वाला। अब वो जो जल्दी होता है वो मोस्ट ऑफ द टाइम्स रिकवर भी खुद ही हो जाता है। तो उसमें ये होता है कि आपका किसी पे कॉन्सेप्ट ज़्यादा फिक्स हो जाना, एतबार बैठ जाना, बिलीव जैसे कहते हैं ना, बिलीफ हो जाना, वो कैसे होता है? अब एक्यूट हेपेटाइटिस ने खुद से रिजॉल्व होना था, लेकिन क्योंकि हमने झाड़ फूक करवाई थी तो अब हमारा यकीन हो गया कि ये झाड़ फूक से बेहतर होता है। कोई कहता है कि भाई ये जो चने होते हैं आप ये खाएं, हाँ, इससे तो इससे ठीक हो जाता है। अब वो हुआ ये कि बीमारी अपने वक्त पे खुद ही ठीक हुई, लेकिन मेरा यकीन, आपका यकीन किस बात पे हो गया कि ये चनों से ठीक हुई। तो ये
जो कुछ लोग वो धागे में तिनके बांध लेते हैं जी, और उसको हरे कहते हैं तिनके लंबा होता जाएगा और और ठीक वो होता वैसे भी होता है कि अब कभी भी आप पत्ते काटे हैं दरख्त से, वो पहले हरे होते हैं, फिर वो पीले होते हैं, और फिर वो पूरे सूख के ख़त्म हो जाते हैं। तो अब एक टाइम लिमिट होता है, वो डिज़ीज़ अपने हिसाब से ख़त्म हो रही होती है, वो पीले हो रहे हैं, और अब हमारा क्या यकीन बैठता जा रहा होता है कि ये इसकी वजह से ठीक हुआ, तो ऐसा नहीं होता। और दूसरा, ये ऐसी हमारी सिचुएशन पब्लिक को आप समझाएं जी, कि इन अब चीज़ों में ये ना होता पड़े। ये है कि जब भी किसी को जॉन्डिस हो तो बेहतर है कि करीबी अपने मुस्तनद डॉक्टर के पास जाएं, जो कि मुख्तलिफ खून के टेस्ट करवा के पता करे कि ये बेसिक वजह क्या है। बग़ैर वजह पता किए हम अगर चने खा रहे हैं या कोई चीज़ बांध रहे हैं या झाड़ फूँक करवा रहे हैं, उससे प्रॉपर इलाज नहीं है। खुदा न ख़वास्ता वो एक्यूट हेपेटाइटिस नहीं था तो वो जानलेवा हो भी सकता है। कोई ऐसी चीज़ थी जो कि ट्रीटेबल थी, आपने उसको डिले कर दिया, इन्हीं कामों में लगे रहते, तो ये जानलेवा हो सकता है। तो बेहतर ये होता है कि जब भी कभी किसी को पीलिया हो, अपने करीबी मुस्तनद डॉक्टर के पास जाएं, जो कि उसके लिए मुख्तलिफ एक सेट ऑफ रिपोर्ट्स हैं, टेस्ट हैं, वो टेस्ट करवाए। उसके बाद उनको वो क्लैरिटी दे दे कि क्या डिज़ीज़ है, हेपेटाइटिस ए है, हेपेटाइटिस ई है, ऑटो इम्यून है, विल्सन है, हेमोक्रोमेटोसिस है, जो भी है। तो इनमें से कई डिजीज़ ऐसी होती हैं जिनकी मखसूस दवाइयाँ हैं, और वो दवाई अगर टाइम पे मिल जाए तो वो जान के लिए बहुत बेहतर होती है। मतलब एक जानलेवा डिजीज़ से, एक जानलेवा बीमारी से आप बच सकते हैं। डॉक्टर हसन मेमन, मैं आपसे पूछूंगा कि जॉन्डिस या हेपेटाइटिस को की तशखीस के लिए कौन कौन से टेस्ट करवाए जाते हैं और उसकी कॉस्ट कितनी पड़ती है कि आम पब्लिक अफोर्ड कर सके? इसमें जैसे वो जैसे डिफरेंट काइंड ऑफ डिफरेंट हेपेटाइटिस हैं, तो आप आते हैं पहले तो आप LFTs करवाते हैं, सबसे बेसिक टेस्ट जो है लिवर फंक्शन टेस्ट करवाते हैं। उससे आपको आइडिया हो जाता है कि यार ये किस तरह का जो है हेपेटाइटिस है। साथ में फिर आप जो है वो हेपेटाइटिस बी, सरफेस एंटीजन और anti-HCV जो स्क्रीनिंग टेस्ट कहलाते हैं, ये आप करवा के देख लें, ताकि जो है वो एक तो हमारी कम्युनिटी में बहुत कॉमन है, तो ये आप करवा के देख लें तो एटलीस्ट ये स्क्रीनिंग हो जाती है इसमें। इसके अलावा फिर डिपेंड करता है कि कौन सी कम्युनिटी है, एडल्ट्स हैं या बच्चों में। तो उसमें जो एडल्ट्स वाले जो है अपना BC करवा है, और इसके अलावा जो है वो ऑटो इम्यून रिलेटेड डिजीज़ है अगर सस्पेक्ट कर रहे हैं अगर आप, तो उसमें ANA प्रोफाइल करवा लेते हैं। इसमें ANA, AMA, ASMA, LKM उसमें आप करवा के देख लेते हैं। और इसी तरह से अगर आप कोई विल्सन सस्पेक्ट कर रहे हैं आप, तो उसमें आपसे ये सीरम कॉपर करवा के देख लेंगे, 24 आवर यूनिट कॉपर, और जो है सीरम साइटोप्लाज्मिन करवा के देख सकते हैं। या लाइक अगर आप हीमोक्रोमेटोसिस सस्पेक्ट कर रहे हैं आप, तो उसमें सीरम फेरिटिन करवा के देख सकते हैं। और बाकी मॉलिक्यूलर टेस्ट होता है उसमें, वो तो हमारे पास नहीं होता। तो ये टेस्ट हैं। इनके अलावा इसकी स्क्रीनिंग में और मतलब अल्ट्रासाउंड वगैरह तो नहीं होता? इसमें अल्ट्रासाउंड अल्ट्रासाउंड भी करवाना इसमें होता है, करवाया तो जाता है ऑब्स्ट्रक्टिव में लाजमी। शायद जरूरत बिल्कुल पड़ती है। बिल्कुल, बस जैसा आप कहा ना कि एक तो अगर पेरेंट का डिजीज सस्पेक्ट कर रहे हैं तो इसमें आप ये आप टेस्ट करवा। ऑब्स्ट्रक्टिव पैटर्न अगर आप सोच रहे हैं तो आप अल्ट्रासाउंड करवा के उसमें जो है इंट्राहेपेटिक डक्ट्स या जो कॉमन बाइल डक्ट, कोई इसमें डायलिटेशन तो नहीं है, और या उसमें कोई स्टोन तो नहीं फंसा हुआ है, तो वो आप अल्ट्रासाउंड करके पता कर लगा सकते हैं। अगर उसमें अगर क्लियर नहीं होता तो फिर उसे एडवांस स्टडी जो है MRCP करवा के देखा जा सकता है। ठीक है। इसके अलावा जो है डिफरेंट आप उसमें फॉलो करवाते हैं, कोई जो कॉम्प्लिकेशंस को देखते हैं, इसमें अल्फा फीटोप्रोटीन करवाते हैं, जो सरतान को तशखीस करने में हेल्पफुल रहता है। CT स्कैन एब्डोमेन करवा सकते हैं विद कंट्रास्ट ट्राइफेजिक, इसके लिए अलग से CT स्कैन होता है जो ट्राइफेजिक कंट्रास्ट होता है, वो करवा के आप देखा जा यानी सकता है। अकॉर्डिंगली होता है कि इनिशियली टेस्ट करवाएं, उसमें अगर जी, कोई फर्दर जी बिल्कुल जरूरत ऐसे पड़ती ही है तो होता है। उसको और जैसे डॉक्टर साहब ने सारे बताया, टेस्ट की जरूरत नहीं पड़ती है उसमें सारे टेस्ट होते हैं। सबसे सेशन पहले में। इनिशियली आपको एक लिवर फंक्शन टेस्ट से और अल्ट्रासाउंड एब्डोमेन से आपको बहुत तक पता लग जाए, और साथ में हाँ CBC भी करवा के आप देख लें कि उसमें आपको हीमोग्लोबिन का आपको आइडिया हो जाएगा कि आपको हीमोग्लोबिन आपको डिक्रीज है, क्या वो बहुत सारे सेल लाइसिस तो नहीं हो रहा, आपका ट्यूमर सेल्स आपको जो नॉर्मल सेल्स जो ब्रेक डाउन तो नहीं हो रहे हैं, तो उसी को पता लग सकता है। नाज़रीन, हम यहाँ एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद भी हम अपने माहिरीन से मज़ीद सवालात पूछेंगे, तो इसलिए आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहिएगा। वी विल बी राइट बैक।